नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें दिन की बड़ी खबरों का पूरा विश्लेषण होता है। खबरों के पीछे की असल खबर जानते हैं। ये क्रम शुरू करें उसके पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी के चारों आरोपी 11 दिन की पुलिस रिमांड पर। मामले पर विपक्ष ने राज्य सरकार और पीएम मोदी को घेरा। सिंधिया के गढ़ में गरजी प्रियंका गांधी। कांग्रेस की 6 गारंटी योजनाओं का वायदा। बीजेपी पर बोला सीधा हमला। सरकार को बताया पैसों की खरीदी हुई है गवर्नमेंट। गृहमंत्री अमित शाह कल आएंगे रायपुर। भाजपा नेताओं की होगी हाई लेवल मीटिंग। चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। मोदी सरनेम केस में 4 अगस्त को अगली सुनवाई। राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की मिली मंजूरी। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे जगह का होगा सर्वे। 4 अगस्त तक कोर्ट में देनी होगी रिपोर्ट। 500वें ऐतिहासिक मैच में विराट कोहली ने जड़ा टेस्ट का 29वां शतक। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बनाई सेंचुरी। 5 साल बाद विदेश में आया विराट का शतक। चलिए अब शुरुआत करते खबरों को डिकोड करने की। सबसे पहले बड़ी खबर जिस पर सारे देश की नजर थी वो था ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट अपने सुरक्षित फैसले में क्या कहता है। तो ये सुरक्षित फैसला आ गया। सर्वे की अनुमति कोर्ट ने दे दी है, यानी मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। जरा रिपोर्ट देखें। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। इसकी रिपोर्ट एएसआई 4 अगस्त तक कोर्ट में पेश करे। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा, जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ सीपीसी में है। ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए, और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया। ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तोड़वा दिया था। दावे में कहा गया कि मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया है, जो अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। तो अब एक बात तय हो गई है, साफ है कि एएसआई का साइंटिफिक सर्वे होगा और 4 अगस्त तक वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट को दाखिल करना होगा, जो ये स्पष्ट करेगा कि स्ट्रक्चर किस काल का है। चलिए इस केस के दोनों पक्षों के तर्कों को जरा हम डिकोड करें आज। दरअसल जिस सर्वे की अनुमति हाईकोर्ट ने दी है उस पर हिंदू पक्ष ये कहता है कि वहां मस्जिद नहीं बल्कि स्वयंभू आदि विश्वेश्वर का मंदिर स्थापित था। भीतर शिवलिंग है। वजू खाने में दिख रहा स्ट्रक्चर ही वो शिवलिंग है। एएसआई सर्वे करवा ले, ऐतिहासिक सच सामने आ जाएगा। जबकि मुस्लिम पक्ष की दलील रही है कि वहां मस्जिद है जो किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर नहीं बनी। सर्वे हुआ तो स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए सर्वे पर रोक लगाने के लिए याचिका लगाई। इसे अब वाराणसी कोर्ट खारिज कर चुका है। हालांकि मस्जिद के वजूखाने में 2.5 फीट ऊंचे गोलाकार आकृति को, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग मानता है, आराधना की अनुमति तक मांगता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का यह दावा है कि वो एक फव्वारा है और परिसर का विवादित हिस्सा इसी को माना गया है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और अगली सुनवाई 29 अगस्त को है। इसीलिए वाराणसी कोर्ट ने फिलहाल उस विवादित हिस्से या शिवलिंग वाले हिस्से की जांच की इजाजत नहीं दी है, जबकि हिंदू पक्ष ये चाहता है कि पूरे मंदिर परिसर की या उस पूरे परिसर की जांच हो। इस पर ज्ञानवापी मस्जिद का ये जो पूरा विवाद है ये सॉल्व हो सकता है अगर पूरी जांच हो जाए। वो काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ एक स्ट्रक्चर है जो मौजूदा दिख रहा है। मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में एक दीवार पर हिंदू धर्म से जुड़े निशान पाए गए, जिसमें स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू, कमल, ये तमाम चिन्ह हैं। और इसके बाद ये दावा शुरू हो गया कि वहाँ स्वयंभू आदि विश्वेश्वर का मंदिर था। अंतिम बात, कोर्ट की अनुमति से होने वाले एएसआई के साइंटिफिक सर्वे से ये पता चल पाएगा कि स्ट्रक्चर किस काल का है,
क्योंकि अलग अलग काल में ही मंदिर और मस्जिद की बात है, तो किस काल का है, इससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं कि 4 अगस्त को ये सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है और किस अंदाज में ये मामला आगे बढ़ता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या फैसला आता है। इधर एक और बड़ा पक्ष या बड़ा मुद्दा मणिपुर को लेकर सारे देश में बवाल की स्थिति है, बहस है, आक्रोश है। मणिपुर मामले में पुलिस का यह दावा है, मणिपुर पुलिस का, कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सबको फांसी तक ले जाएंगे। लेकिन विपक्ष अभी भी राज्य सरकार और देश के प्रधानमंत्री समेत केंद्र सरकार को जमकर घेर रहे। रिपोर्ट देखें। मणिपुर के वायरल वीडियो के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान होने के बाद गांव वालों ने हीरो दास के घर में आग लगा दी और उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया। मणिपुर के चूरा चांदपुर में बारिश होने के बावजूद लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। इधर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मणिपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुलिस के पास ये वीडियो पहले से था, लेकिन वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। वीडियो आई एम श्योर पुलिस के संज्ञान में भी था, पर मई 18 से लेकर आज हम जुलाई 22 पर बैठे हैं और किसी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए लिया गया है क्योंकि ये वीडियो लीक हो गया और वीडियो वायरल हो गया। 3 मई से शुरू हुई हिंसा से अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा की शुरुआत मैतेई कम्युनिटी को एसटी दर्जा देने की मांग के विरोध से शुरू हुई थी और कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें 1000 लोगों की भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमा रहे थे और उनसे बदसलूकी कर रहे थे। तकरीबन सभी राष्ट्रीय चैनल पर यह विषय और इस विषय पर डिबेट हमने देखी सुनी, लेकिन कुछ गंभीर सवाल अभी भी देश के सामने। मणिपुर मामले पर पूरा देश आक्रोश में है, बहस छिड़ी है, सरकारें घिरी हैं। असल हालात क्या हैं ये सब देख भी रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सियासत भी है जिसको हम डिकोड कर रहे हैं। एक बात जो इस दौर में साफ साफ उजागर है वो ये है कि मणिपुर हिंसा पर काबू पाने में राज्य सरकार पूरी तरह नाकाम है और कुछ हद तक पर्दा डालने की बात भी अब सामने दिखती है। लेकिन ये भी तो दिख रहा है कि लोगों के आक्रोश का अब सियासी लाभ लेने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं, इसमें कोई पीछे नहीं। मसलन शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान जिसमें उन्होंने मणिपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सबसे बड़ी बात है, कोई भी नेता पार्टी अगर आरोप लगाती तो क्या इसके कोई साक्ष्य सबूत हैं या केवल घेरने के लिए, राजनीति के लिए ऐसा है? इसी तरह का सवाल प्रियंका गांधी ने जहरीले बयान के तौर पर जो उन्होंने कोट किया था प्रधानमंत्री को। क्या विपक्षी नेताओं का मणिपुर के मामले पर कोई ठोस सुझाव भी है? क्या कोई ठोस सुझाव विपक्ष दे सक रहा है? सबसे गंभीर बात, क्या ऐसे वक्त में पूरे देश को यूनाइट होने की, एकजुट होने की जरूरत नहीं है? विपक्ष की जो टिप्पणी आम जनता के जहन में बैठ गई वो ये कि मणिपुर मामले में अब देर हो गई। अगर ऐसा होता है तो क्या जनता वक्त पर वो क्यों खामोश रहे, तब क्यों नहीं बोले, तब वो क्यों इंतजार करते रहे इस तरह के किसी वीडियो का? क्या ये सवाल विपक्ष से नहीं पूछेगा? क्या विपक्ष के नेताओं ने वहां जाकर हालात का जायजा लिया? क्या उसके बारे में आवाज को बुलंद किया? इसके बारे में भी जरूर विपक्ष से सवाल पूछे जाएंगे। इधर प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर आई, जन आक्रोश रैली को संबोधित किया और इसे चुनाव का शंखनाद माना गया। इस रैली के भीतर जो कुछ भी हुआ जरा देखें पहले। एमपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस की तरफ से जन आक्रोश रैली को संबोधित करने प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंची। प्रियंका ने पहले रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और फिर शिवराज सरकार को जमकर कोसा, लेकिन सिंधिया पर सीधा हमला नहीं बोला और कहा कि सिंधिया ने तो अपनी राजनीति की दिशा ही बदल दी। घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी, और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई पर बात की और महिलाओं को घर चलाने में हो रही परेशानी का भी जिक्र किया। महंगाई का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। प्रियंका ने शिवराज सरकार को पैसों से खरीदी हुई सरकार भी बता दी। जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी। पैसों से खरीदी सरकार है। प्रियंका ने मणिपुर मामले पर भी पीएम को घेरा और कहा कि 77 दिन बाद चुप्पी भी तोड़ी
तो जहर घोल दिया। यानी प्रियंका ने देश के मुद्दे भी उठाए, शिवराज सरकार को खरीद फरोख्त की सरकार भी बताई, लेकिन सिंधिया पर सीधा हमला करने से बचती दिखीं। तो एक तरफ आप देख रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा अपने सरल सौम्य अंदाज में वार भी कर रही थीं, उसके ऊपर पलटवार भी था जो पहले उन पर निशाने साधे गए। लेकिन यहाँ जो स्थानीय नेता थे, चाहे कमलनाथ हो या गोविंद सिंह, एक जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं, दूसरे पार्टी को प्रदेश में संभालते हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जमकर वार किए, तीखे वार किए। जरा इसको भी देख लें। प्रियंका गांधी ने जहां सिंधिया पर सीधे हमला नहीं किया, तो स्थानीय नेताओं ने शिवराज सरकार और सिंधिया को पानी पी पी कर कोसा। कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घोटालों की मशीन तक कह दी। झूठ की मशीन है, झूठ की मशीन है, घोटाले की मशीन है, भाषण की मशीन है, घोषणाओं की मशीन है। 4 महीने बचे हैं चुनाव में, ये मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है। ये मशीन जो घोटालों की घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। तो इधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सिंधिया परिवार को बिना नाम लिए गद्दार तक कह दिया और कहा कि अगर एक घराने ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो आजादी पहले ही मिल जाती। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया के आग्रह पर यहाँ आई थी। अगर उस समय ग्वालियर खानदान अगर हमारी लक्ष्मीबाई जी का साथ दे देता तो आज से आजादी 100 वर्ष पहले आ गई होती। वही इतिहास गद्दारी का लगातार दोहराया जा रहा है। संदेश साफ है कि स्थानीय नेता ग्वालियर चंबल में सिंधिया को सीधे टारगेट करने की तैयारी में हैं। तो चलिए प्रियंका गांधी के इस दौरे और कांग्रेस के इस हुंकार के हर एक पहलू को जरा डिकोड करें। सबसे पहले बात, एक सवाल है कि चंबल ही क्यों? मध्य प्रदेश का सबसे चैलेंजिंग गढ़ है ग्वालियर चंबल। 2018 में यहां की कुल 34 सीटों में से 27 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। कांग्रेसी क्षत्रप्राय सिंधिया बीजेपी की टोली के सिपहसालार हैं, इसीलिए शंखनाद यहीं से। दूसरा, प्रियंका ने ग्वालियर पहुंचते ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर नमन किया, जो कि एक सिंबल है। नारी शक्ति के साथ, स्वतंत्रता सेनानी के साथ सिंधिया राजघराने और उनकी गद्दारी को याद दिलाता है। अपने संबोधन में प्रियंका ने शिवराज सरकार को खरीद फरोख्त की सरकार बताते हुए सीधे तौर पर पहले तो नियत पर ही सवाल दागा। हालांकि इस मुद्दे पर साल 2020 में उपचुनाव हुए और चंबल की 16 सीटों में से 9 सीटें तब भी बीजेपी जीत गई थी। अब कांग्रेस इसी मुद्दे को फिर वहां की जनता को याद दिला रही है। कितना फायदा पहुंचेगा भविष्य बताएगा कुछ महीनों बाद। तीसरा, सिंधिया पर प्रियंका ने सीधे तौर पर कोई वार नहीं किया, आड़े हाथों लेने से वो बचती दिखी, जबकि बाकी नेता चुन चुन कर बातें उन पर कह रहे थे। जब सिंधिया बीजेपी में गए तब से लेकर अब तक वो सीधे गांधी परिवार पर हमला करते हो ऐसा दिखता नहीं। ना गांधी परिवार के किसी सदस्य पर उनकी जुबान पर कोई तीखा तल्ख प्रहार आता है। यही साइलेंट फॉर्मूला दूसरे पक्ष में भी दिखाई पड़ता है। क्या इस तरीके से कांग्रेस ग्वालियर का किला भेद पाएगी, ये सवाल उठा, लेकिन जवाब कमलनाथ और गोविंद सिंह के बयानों में दिखा। कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं, बल्कि कसर को पूरा किया। एक तरफ जहां कमलनाथ सीएम शिवराज को घेरने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे, तो दूसरी तरफ गोविंद सिंह ये कह रहे हैं कि लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों का युद्ध का जिक्र उन्होंने जानबूझकर छेड़ा ताकि सिंधिया परिवार को तरीके से घेरा जाए। प्रियंका ने कांग्रेस शासित राज्यों का उदाहरण देते हुए कांग्रेस की वो 6 गारंटियां भी याद दिलाईं, जिनके बारे में कांग्रेस ने पहले भी बात की है, कमलनाथ जी ने पहले भी बात की है, लेकिन कांग्रेस ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा प्रियंका के मुताबिक देश में, प्रदेश में 23 के लिए 24 के लिए महंगाई और युवाओं की बेरोजगारी है, जिससे उनके मुताबिक बीजेपी भागती। चलिए अब आते हैं जरा भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पर और छत्तीसगढ़ पर। गृह मंत्री अमित शाह रायपुर आने वाले हैं। चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, लेकिन इस मंथन के पीछे क्या है उसे डिकोड करें। उसके पहले उनका कार्यक्रम क्या है जरा देख लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार अमित शाह रायपुर आ रहे हैं। 22 जुलाई शनिवार को शाह छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं की हाई लेवल मीटिंग लेंगे, जिसमें प्रदेश प्रभारी उमा माथुर, डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत संभाग के प्रभारी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि मंत्री कवासी लखमा ने अमित शाह के दौरे पर तंज कसा है। अमित शाह आएगा, सेनारे मोदी साहब आएगा, स्वागत है छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमारा
हमारा विजन है विकास। आज बिना फीस से कलेक्टर का बच्चा जहाँ पढ़ता है वह गरीब आदमी का बच्चा पढ़ रहा है, तो इसलिए इनका पेट दर्द होगा। लेकिन 4 साल नहीं आए, वो जनता कैलकुलेट करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी को फिर से सत्ता में वापस लाने के लिए अमित शाह और पीएम मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी सदन के अंदर से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। और चलिए अब जरा शाह का जो रायपुर दौरा है और जिन मुद्दों पर कदम उठाए जा सकते हैं जरा उनको भी डिकोड करें। पहली बात जो पूरी तरह साफ है वो ये कि 2023 के चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने कमान पूरी तरह से अपने हाथ में रखी हुई। इसकी वजह कई हो सकती हैं, लेकिन मूल तौर पर एक बात दिखाई पड़ती है कि केंद्रीय नेतृत्व ने अपने सर्वे करा रखे हैं और इसमें बीजेपी की स्थिति अब भी अपेक्षित तौर पर मजबूत नहीं पाते और इसी को लेकर नेतृत्व चिंतित है। शाह के इस दौरे के 3 प्रमुख फोकस बताए जा रहे हैं, जिनमें पहला यह है कि इतने बदलाव और दौरों और ऊर्जा के बाद भी पार्टी की जीत पर पूरी तरीके से तय हो जाए, ऐसे फैक्टर्स नजर नहीं आ रहे। दूसरा, पिछली बार यह तय हुआ था कि कांग्रेस विधायकों को जो उनका असंतोष है उसको भुनाने के लिए उनके क्षेत्रों में जाकर घेरा जाएगा। इस पर अमल क्यों नहीं हुआ और उसका वैसा असर क्यों नहीं हुआ, इस पर स्थानीय नेता सीधे सीधे शाह के सवालों का सामना कल कर सकते हैं। तीसरा बड़ा फोकस होगा चुनावी घोषणा पत्र। पार्टी जानती है कि पिछली बार कांग्रेस की जीत में उसका जन घोषणा पत्र निर्णायक रहा था। उसमें किसान, युवा, महिला वर्ग से जुड़े वायदों पर कांग्रेस सरकार बन गई थी। इसीलिए अब की बार इन्हीं 3 वर्गों को साधने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है ताकि ये वर्ग पार्टी से कनेक्ट कर पाए। अंतिम बात, ऐसी चर्चाएं हैं कि प्रभारी ओम माथुर सह प्रभारी नितिन नबीन से पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट पर बात हो सकती है, जिसमें पार्टी में गुटों, सक्रिय और निष्क्रिय नेताओं के साथ डिटेल चुनावी एक्शन प्लान बन सकता है। चलिए लगातार आने वाले समय में इन तमाम विषयों पर बीजेपी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है ये देखा जाएगा। अब आते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर, जिस पर चर्चा अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के 109 बिंदुओं के आरोप पत्र पर सदन में चर्चा का दौर जो सुबह से शुरू हुआ वो लगातार चल रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी ने 109 बिंदुओं के आरोप पत्र पेश किए हैं, लेकिन केवल उसमें एक चर्चा की, बाकी सब इधर उधर की बात की। मणिपुर की घटना का जिक्र किया तो बीजेपी विधायक शोर मचाने लगे। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में हम अपने मन की बात कह सकते हैं, ये नियम है। आरोप पत्र तो हमने आपसे जवाब मांगने के लिए लाया है। इससे पहले चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। रायपुर में एसटी-एससी युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। सीएम भूपेश बघेल ने सीएजी की 3 अलग अलग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे। विपक्ष ने सरकार पर 109 आरोप लगाए हैं, जिस पर चर्चा जारी है। और चलिए अब इस पूरे मामले पर जो आगे आने वाले समय में क्या निकलता है, इस प्रस्ताव को लेकर क्या विपक्ष इसमें कामयाब होता है, क्या सत्ता पक्ष इसमें कामयाबी के साथ उभरती है, ये जनता को तय करना है। लेकिन फिलहाल बहस के मुद्दे 109 आरोप, इसको लेकर दिन भर गर्मा गर्म बहस हमने देखी। अगली खबर राहुल गांधी की संसद सदस्यता से जुड़ी है। आज मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। जरा देखिए आज क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। इस पर 10 दिनों में जवाब भी मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। दरअसल राहुल गांधी ने साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा भी सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। इस सजा के खिलाफ राहुल गांधी सूरत सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। जिसके बाद 15 जुलाई को सजा पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद पूर्णेश मोदी ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें सुने बिना फैसला नहीं दिया जाए। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि मामले की जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि राहुल गांधी मानसून सत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं। वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए भी जल्द उपचुनाव घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में मामले में जल्दी सुनवाई की जानी चाहिए।
और साल 2019 का दरअसल ये मामला कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं? ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी मिलेंगे, ये उनका वो बयान था। इसी मामले पर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती तो उनके राजनीतिक करियर पर क्या असर पड़ेगा, इस बात को लेकर लगातार बात करती रहे, लेकिन आज हम इसी को डिटेल में डिकोड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो 2031 तक 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो 2031 तक का कोई चुनाव वो फाइट नहीं करेंगे। ये कांग्रेस के लिए और विपक्षी एकता के लिए एक खतरा माना जा रहा है। राहुल को इस मामले में 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा हो चुकी है। नियम के मुताबिक सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है और ऐसे में 2025 में उनकी सजा पूरी होगी और इसके बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो सदस्यता बहाल हो जाएगी और 2024 का चुनाव वो लड़ पाएंगे। चलिए अब आगे आज के सबसे बड़े, आज की तारीख में जो 2 सबसे बड़े वीडियो जिसमें कौतूहल ज्यादा दिखा, जिसमें कुछ थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि जन समस्या से जुड़ा एक प्रयास तो था, लेकिन वो विवाद बड़ा खड़ा कर गया। ये हुआ शहडोल से। शहडोल में एक वीडियो सामने आया जिसमें सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाली एक मुनादी दिखाई और सुनाई पड़ी है। देखिए जरा आप, ये जो वीडियो दिखाई पड़ रहा है इसमें 2 गांव, एक नहीं 2 गांव हैं जहां घूम घूम करके जो मवेशी अक्सर लोगों की दिक्कत खड़ी करते हैं सड़क पर आवारा घूमते हुए, उनको लेकर एक तुगलकी फरमान था। साफ साफ मालिकों को कहा गया कि अगर तुम्हारे मवेशी सड़क पर दिखाई पड़े तो फिर उसे जूतों का सामना करना पड़ेगा। एक जगह आदेश हुआ कि 5 जूते मारे जाएंगे, 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। दूसरे गांव की पंचायत ने फरमान दिया 25 जूते पड़ेंगे मालिक को अगर सड़क पर मवेशी दिखे और साथ ही साथ 1000 रुपए का जुर्माना होगा। दोनों मुनादियां आपको सुनवा रहे हैं। सरपंच सेक्रेटरी का दोख न दिला, एक मवेशी के 1000 रुपया जुर्माना और 2500 पनी बजी हो। तो चलिए, जनता जानती है कि सड़क पर मवेशी होने से उनको कितनी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इस मुनादी और इस मुनादी के पीछे जो मंशा थी उसके ऊपर ये जो आदेश था वो भारी पड़ गया और इस पर विवाद ज्यादा गहरा गया। अधिकारियों को पता नहीं, ये बात एक अलग बात है। आज के रिपोर्ट में बस इतना है। नमस्कार, शुभ रात्रि।